हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर, जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस कर लिया है कि के एल एम एन शेल क्या होती है और उसके अंदर एस पी डी एफ सब शेल्स क्या होती है। ठीक है, और किस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किस शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा कि बोहर ने इस बात को माना, रदरफोर्ड की इस बात को माना कि जो एटम है वो कुछ इस तरीके का है कि सेंटर में एक न्यूक्लियस और सराउंडिंग में सर्कुलर इस टाइप के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जिन्हें ऑर्बिट्स या सेल्स कहा जाता है। बोहर ने कहा कि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। बोहर ने कहा इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो इन्हें कह दिया गया एनर्जी सेल्स या फिर एनर्जी ऑर्बिट्स इन्हें कह सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगर इनकी एनर्जी फिक्स्ड है तो जो इलेक्ट्रॉन इस किसी भी पर्टिकुलर सेल में रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहेगा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। वो ना तो एनर्जी मतलब घूमते टाइम, ठीक है, रिवॉल्यूशन के टाइम पे एनर्जी लॉस या गेन नहीं करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, जब तक कि कोई एक्सटर्नल चीज ना आए, मतलब कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल हम उसे एनर्जी प्रोवाइड ना करें, तो वो क्या नहीं करेगा, अगर घूम रहा है तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। जिस वजह से जो रदरफोर्ड की जो एक्चुअली ड्रॉबैक थी कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो क्या होता है बताइए आपको। तो रिवॉल्यूशन के टाइम पे, मतलब अगर वो किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग घूम रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो रेडिएट करेगा एनर्जी और कुछ टाइम बाद वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। डेफिनेट जो एनर्जी शेल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है, और अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी लेवल्स जो मैं बोल रहा हूँ, अगर इनकी एनर्जी फिक्स्ड है तो जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगी उनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। सो बोहर एटॉमिक मॉडल ने इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जिन शेल्स में घूमते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स। और जो आफ्टर द न्यूक्लियस जो फर्स्ट सर्कल होता है उसे कहा जाता है n=1। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसे हम k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड एनर्जी लेवल को कहा जाता है n=2, जिसको हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल को कहा जाएगा n=3, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फोर्थ वाली को कहा जाएगा n=4, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ डिड बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इस तरीके से उन्होंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया और डिफरेंट डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट बात आती है फ्रॉम व्हाट, ये लिखा हुआ फ्रॉम what observations do you derive the following inferences? The most of the space inside the atom is empty. The volume of the nucleus is very small. ठीक है, तो ज्यादातर स्पेस एटम के अंदर एम्प्टी है और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटी है। इस बात को एक्सप्लेन करेंगे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने यही बात तो बताई। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या बताया कि जो हमारे जब हम वहां से अल्फा रेज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, पास करते हैं थिन गोल्ड फॉइल से, तो हो क्या रहा था, आपने एक्सपेरिमेंट आपको बताइए, जब हमने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड का, तो वहां पे क्या हो रहा था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा रेज थी वो गोल्ड फॉइल को पास कर रही थी। अगर अल्फा रेज गोल्ड फॉइल को पास कर रही थी तो डेफिनेटली क्या होगा, ये माना गया, ये क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम क्या था, एम्प्टी था। ठीक है, क्योंकि मोस्टली रेज पास कर रही थी, ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स उसको पास कर रहे थे। और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है, क्योंकि मोस्टली स्पेस तो एम्प्टी था, बट कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ बाउंस बैक हो रही थी। उस वजह से क्या हुआ, ये माना गया कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बैठा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बैठी हुई है एट द सेंटर ऑफ द एटम, और जिस वजह से क्या है, ये डिफ्लेक्शन और ये बाउंस बैक हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्मॉल थी एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक है, तो आप यहाँ पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का यूज करेंगे। कह रहा है एन एटम, कोई एटम है, उसके पास k में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और l में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए कोई एटम है A, जिसका एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8, जिसकी k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ सबशेल्स, इसके अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी है, एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सीधी सी एक बात है, अगर मुझे इसके अंदर ये पता लगे कि शेल कितनी है, 2 शेल है, जो हमारी n=1 है, ये शेल है, ये ऑर्बिट नंबर, और यहां पे लिखूंगा सब शेल। तो n= जो 1 है, k शेल है, तो सब शेल इसमें सिर्फ एक ही होगी, s। कितनी सब शेल, एक ही सब शेल s। जब n=2 है,
एल शेल होगी, इसके अंदर 2 सब शेल होंगी एस और पी। एन इक्वल टू 3 है, एम शेल होगी, इसके अंदर सब शेल्स होंगी एस पी और डी। कैसे पता लग रहा है कितनी सब शेल्स हैं? जो एल की वैल्यू रहती है वो 0 से लेके वेरी करेगी n-1 तक। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू डेफिनेटली रहेगी, l की वैल्यू रहती है 0, 1-1 0, तो l की वैल्यू सिर्फ 0 आएगी और 0 के लिए जो डेजिग्नेशन सिंबल है वो s है। इस तरीके से हमने इनको किया एंड सो ऑन आप कर सकते हो, ठीक है। n के लिए भी आप कर सकते हो, एसपीडीएफ आ जाएगा। उसने पूछा है, क्या पूछा है उसने कहा नंबर ऑफ सबशेल्स, सबशेल्स कौन सी होती है? एसपी। तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी हुई भाई? एक तो सबशेल एस है के में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें 2 सबशेल है एस और पी। तो टोटल सबशेल्स कितनी होगी भाई? एक एस और 2 पी, एक एस हो गया और एक एस और एक पी यहाँ पे हो गया, तो टोटल 3 टाइप की सबसेल, 3 सबसेल्स हो गए टोटल, ठीक है। वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो देखो इसमें एक सबसेल है एस और इसमें 2 सबसेल है, एक एस और एक पी। एक एस में होते हैं 2 ऑर्बिटल, गलत मान। एक एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एक एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं 2, यहाँ पर भी आ सकते हैं 2, और यहाँ पे मैक्सिमम आ सकते हैं 6। तो ऑर्बिटल कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है आपका एन एटम हैज, जो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन एटम। ये उस क्वेश्चन का आंसर है 2,8 और 3 सबशेल हैं जिनमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। इस टाइप से हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। Each of the orbits can accommodate a fixed number of electrons. Maximum number of electrons in any orbit is equal to the 2n square. Where n क्या है? Number of orbit। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर n 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 1 के लिए होगी k शेल। n 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो कि होगी l शेल। 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं m शेल। और 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32, तो n शेल। इसके बाद o p इस साइज से चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। ये बहुत बड़ी स्कीम है। एक्सेप्ट इन द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में सिर्फ आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है तो ऐसा नहीं है उसमें भी 8 भरो, फर्स्ट शेल में सिर्फ आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट शेल्स इज नॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ये अरेंजमेंट है डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 2,8,1। जैसे अगर मान लीजिए क्लोरीन का लिखने लगूं 17, तो 2,8,7। इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी एटम, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोहर मॉडल like you can see hydrogen, helium, carbon, sodium and calcium atoms having 1 2 6 11 and 20 electrons respectively are shown in figure where the center of the circle represent the nucleus। ठीक है, मैं फिगर की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना? 1 है, हीलियम का कितना? 2, कार्बन का कितना? 6, सोडियम का कितना? 11 और कैल्शियम का कितना? 20 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर वेयर द सेंटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस। चलिए देख लेते हैं आप, ये जो सेंटर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक सर्कल बनाया, के शेल है, n की वैल्यू 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन उसमें शो कर दिया। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो कितना हो जाएगा आपका? ओनली 1। नेक्स्ट आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम। हीलियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में आ जाएंगे 2, तो ये के शेल ही है फर्स्ट शेल, और ये क्या आपका क्या? न्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर मूव करो तो नेक्स्ट क्या आ गया यहाँ पे? कार्बन, कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा के में 2 और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपके न्यूक्लियस हो गए। और ये कौन सी शेल है? एल शेल, जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे, जो कि होगा हमारा सोडियम। जिसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा न्यूक्लियस।
एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट शेल आप देख सकते हैं जो कि ये वाली है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल जो कि एन है उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में मूव करेंगे, ये आ गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? जो अरेंजमेंट जिस टाइप से हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो के एल के बाद एल एम और एन, के में कितने? 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, और इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है? 20, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 20, तो 2 8। अब अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम आएंगे 18, ठीक है, और हमारे पास कितने बचे हैं जल्दी से बताइए? 10 फिल हो चुके हैं, 10 बचे। अगर 10 लिखता हूँ तो ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगी जिसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना होगा? 8, और बाकी जो बचे हुए हैं यहाँ पे, तो ये आपकी फर्स्ट शेल होगी के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, ये एन शेल। एन शेल में आप देख सकते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, बाकी सभी में आप काउंट कर सकते हैं इस टाइप से 2 8 8 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। So if the outermost shell has 8 electrons, it is said to be an octet. If the first shell has its full quota of 2 electrons, तो उसे कहेंगे हम डुप्लेट। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, इन केसेस में क्या है? डुप्लेट है, और बाकी केसेस में क्या है? ऑक्टेट है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके केसेस में क्या है? ऑक्टेट है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल जो बाहर सबसे बाहर वाली शेल है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। जो डुप्लेट है फर्स्ट शेल में, वो फर्स्ट शेल में होना चाहिए। अगर फर्स्ट शेल का कोटा कंप्लीट है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उसे डुप्लेट कहेंगे, और किस शेल में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 30 एटॉमिक नंबर तक मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाया है। देखिए बहुत आसान सी बात है, अगर मैं एटॉमिक नंबर 1 लिखूँ तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन। नेम क्या है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लिख दिया। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 3 3 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 4 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 के लिए क्या लिखेंगे? सिंपल 2 के शेल में, ये के शेल की बात हो रही है। उसके बाद के और एल शेल आ गया, के में 2 और एल में कितना आ गया? 1। के और एल में 2 और 2। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट, ये 5 हो गया, तो 2 और 3, नेक्स्ट 2 और 4, नेक्स्ट 2 5 2 6, उसके बाद इस टाइप से चलता रहेगा 2 7 2 8, फिर सोडियम का आ जाएगा 11, सोडियम 11 है तो 2 8 1, मैग्नीशियम 12 है तो 2 8 2। ठीक है, 2 8 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली ये वाली आपकी लास्ट शेल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट यहाँ पे 13 आ गया एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस, सल्फर 283 284 285 286, इसी तरीके से चलेगा 287 288, फिर पोटाशियम आ जाएगा जैसे मैंने बताया था। अगर मैं यहाँ पे 289 करता हूँ तो ये बन गई लास्ट शेल, और लास्ट शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2881 करना होगा। कैल्शियम का हो जाएगा 2882, स्कैंडियम का हो जाएगा 2892, उसके बाद 28102, उसके बाद 28112 28122। ठीक है, और 28132 28142 28152 28162 28172 28182। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 26 का लिख रहे हैं आयरन का, तो पहली शेल में कितने आ सकते हैं? 2, दूसरी शेल में कितने आ सकते हैं? 2 और 8 10, कितने बच गए? अभी 16 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने हैं। इस शेल में कितने आ सकते हैं बताइए? अभी 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट अगर मैं 16 लिखता हूँ तो ये लास्ट शेल बन जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या लिखना होगा हमें? लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके यहाँ पे 14 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके यहाँ पे क्या लिखना होता है? 14। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फिल। नेक्स्ट पे मूव करेंगे वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या है? देखिए, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी का मतलब ही सीधा क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी का मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो, हो सकता है H के साथ जुड़ जाए H2 बना ले, हो सकता है CO2 के साथ जुड़े तो CO2 बना ले। तो वैलेंसी सेम एलिमेंट्स के साथ भी हो सकती है और डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी हो सकती है। हो सकता है H4 के साथ जुड़ जाए तो CH4 बना ले। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स वाज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ the combining capacity of the atoms of other elements was explained in terms of their tendency to attain a fully filled outermost shell, मतलब स्टेबल ऑक्टेट या डबलेट। ठीक है, या तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए या डबलेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो फर्स्ट सेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल के लिए हमारे पास बचे सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये करना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ऑक्टेट या डुप्लेट, डुप्लेट कैसे कंप्लीट होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है, या तो अपने अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ऑक्टेट हो जाएगा। अगर इसने मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये बन गया K, L 2,8, है ना। और अगर मान लीजिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये बन जाएगा K में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में ये डुप्लेट तो कंप्लीट हो गया है, पर ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं, तो इसलिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा 2,8। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट। नेक्स्ट में अगर मैं मूव करूं तो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और कंट्रीब्यूटेड फॉर शेयरिंग बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हाइड्रोजन, मैंने लिखा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और बोरोन, एल्यूमिनियम, सोडियम एटसेट्रा। हाइड्रोजन एटम नंबर 1, 6, 7, 8, 9, आप लिथियम भी लिख सकते हो, एटम नंबर 3, और इसका हो जाएगा 5, 13, 11, 12। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1, कार्बन का हो जाएगा K में कितने 2 और L में कितने 4, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2,5, 2,6, 2,7, इसका हो जाएगा 2,3, इसका हो जाएगा 2,8,3, M में। और उसके बाद अगर सोडियम की बात करूं तो ये हो जाएगा 2,8,1, मैग्नीशियम की बात करूं तो 2,8,2, लिथियम की बात करूं तो 2,1। अब होगा क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए दो चीज चाहिए, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट हो, और डुप्लेट और ऑक्टेट इस तरीके से हो कि कम से कम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट। तो अगर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, डुप्लेट बनाने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके तो ये बना लेगा K में 2। कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, तो ये अगर गेन कर लिए तो बना लिए K में 2 और L में कितने, अगर गेन कर लेता है तो C4 नेगेटिव का लिखा मैंने, ठीक है। अब नाइट्रोजन कितना है 2,5, तो ये हो जाएगा 2,8, ये N3 नेगेटिव है, ये क्या लिखा मैंने N3 नेगेटिव, इसका हो जाएगा 2,8। तो इनकी साथ में वैलेंसी भी लिखते रहता हूँ, चलिए वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, K शेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन और लिया है उसने कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई, कंबाइंड कैपेसिटी 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 से करें 8 तो 4, इसकी वैलेंसी 5 से करें 8 तो 3, 6 से 8 तो 2, 7 से 8 करेगा तो 1 वैलेंसी हो जाएगी। इस तरीके से 2, 8 और 2, 3 से करेगा तो आपकी कितनी हो जाएगी बोरोन की 3 तरीके से लॉस करेगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब कैसे पता लगाएं किसकी वैलेंसी क्या लेनी है, तो वैलेंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो वैलेंसी कुछ भी नहीं है, वैलेंसी का कंबाइनिंग कैपेसिटी। मैं आपको और भी एग्जांपल से समझा सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अब समझिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूँ तो 2,5 हो जाएगा, और 2 K शेल में और L शेल में 5। अगर मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और 6, ठीक है। और अगर मैं फ्लोरीन का लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और 7। अब इन तीनों को करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट या डुप्लेट कंप्लीट।
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इसको 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैलेंसी 3, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी 3। ऑक्सीजन 2,6, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और लेने, 2, तो ये हो जाएगा 2,8। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले ली तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई 2, और इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2,8, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई 1। तो वैलेंसी इज नथिंग दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके हो या इलेक्ट्रॉन गेन करके हो या इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितने तरीके हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके हो सकती है या इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो सकती है। शेयर, इन 3 तरीके से क्या हो सकती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी बन सकती है, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वैलेंसी को, ध्यान से समझिए। वैलेंसी कुछ भी नहीं है किसी एलिमेंट की, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट, विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, या तो वो अपने के साथ कंबाइन होगी या दूसरे के साथ। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स वाज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ देयर टेंडेंसी, किस टेंडेंसी से, या तो फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होनी चाहिए, मतलब या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट कंप्लीट हो, स्टेबल ऑक्टेट और स्टेबल डुप्लेट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड भी हो सकते हैं, लॉस्ट या फिर शेयर्ड, कंट्रीब्यूटेड फॉर शेयरिंग बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो वैलेंसी ये है। आई होप वैलेंसी आपको एकदम से क्लियर होगी। वैलेंसी हम कैसे करना है, वैलेंसी को निकालने के कुछ तरीके हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। अब मैंने सबकी वैलेंसी अगर लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, देन बोरोन, बेरिलियम भी आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा चलिए हीलियम हटा देते हैं, तो इनर्ट गैस है, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी 0, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सवाइजेड। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 3, बोरोन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9, मैग्नीशियम का हो गया आपका, दिस इज सोडियम, दिस इज मैग्नीशियम, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1, इसका लिखता हूँ तो 2,1, इसका लिखता हूँ तो 2,3, इसका लिखता हूँ तो 2,4, इसका लिखूँ तो 2,5, इसका हो जाएगा 2,6, इसका हो जाएगा 2,7, इसका हो जाएगा 2,8,1, क्योंकि लास्ट शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ओह सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2,8,1, इसका हो जाएगा 2,8,2, और इसका हो जाएगा 2,8,3, ठीक है। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है इनको या तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है या डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब कैसे हो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट, देखो अगर मैं इसकी वैलेंसी लिखूं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डुप्लेट हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई 1। वन, यहां पर क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, जो भी करे, बट कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी 1। इधर कितनी होगी कंबाइनिंग कैपेसिटी, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 लॉस करे या 5 गेन करे, तो 3 लॉस करेगा, कितनी होगी 3। अब कैसे पता लगाएं वैलेंसी, बार बार मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिख दी मैंने, यहाँ पे 3 लिख दी, यहाँ पे 2 लिख दी, यहाँ पे 1 लिख दी, यहाँ पे 1 लिख दी, यहाँ पे 2 लिख दी, यहाँ पे 3 लिख दी, कैसे कैसे, तो वैलेंसी निकालने का एक तरीका है, क्या, वैलेंसी के 2 तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए पहले, तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 से ज्यादा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ नाइट्रोजन का, सोडियम का, यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ नाइट्रोजन का 7,
जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,5, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया वैलेंसी निकालने का वो है वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब वैलेंसी आ जाएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, 3। और इधर जो फॉर्मूला दिया गया इसका एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, तो इसको जो फॉर्मूला दिया गया है वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1। ठीक है, और इधर कितनी होगी वैलेंसी, 3। बस इतना तो याद रखना है। तो ये रूल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस एटम में, उस एलिमेंट के एटम में। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब जहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का 1 से 4 हो। Valency of an element is equal to 8 minus number of valence electrons when number of valence electrons are more than 4। जब number of valence electrons क्या होंगे, greater than 4। अगर number of valence electrons less than equal to 4 हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं less than equal to 4 और एक greater than 4। और एक बार किस केस में, greater than 4, यहाँ equal to नहीं आएगा, greater than 4। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सोडियम हैज 1 वैलेंसी, सोडियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी हो गई 8.7 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी लाइक एटम के, किसी भी एटम का, तो वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, और वही क्या है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोटॉन ऑफ एन एलिमेंट, प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट रहेंगे किसी भी एटम में, किसी एलिमेंट के, और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली में, न्यूक्लियस में। और इन्हीं की वजह से न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। और डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को किससे, जेड से। नेक्स्ट नंबर आता है आपका एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम न्यूट्रल है तो। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इफ द एटम इज न्यूट्रल। लिखा हुआ है इफ द एटम इज न्यूट्रल। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, अगर आपका आयन है तो। मान लीजिए सोडियम पॉजिटिव लिखा, तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अगर जितना यहाँ पर कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जितना क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, लॉस किए। और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और 11 इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम। जो कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सोडियम के अराउंड। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एज सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी सिंबल का एलिमेंट मान लीजिए ए है, तो ए एक्स जेड से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, ए एक्स जेड। ठीक है, और जो ये मास नंबर है सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है वो सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट, राइट, और ये लिखा जाता है सुपरस्क्रिप्ट में।
सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारा एटॉमिक नंबर के बारे में। इसके बाद हम मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इन बातों को करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे थैंक यू सो मच। ठीक है, सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।